हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का 10 महत्वपूर्ण टिप्पणी। ये टिप्पणी जो है ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल हैं और ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ये अतु लघु उत्तरीय प्रश्न के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल के साथ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे टिप्पणियाँ आती हैं और क्या क्या उसमें लिखना होता है, और बहुत ही ईजी शब्दों में मैं 10 आपको टिप्पणी बताऊंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला हेडिंग है विलयन। तो विलयन क्या है इसे समझते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण किया जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन। तो जैसा कि इसमें कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ हैं वो 2 हों या फिर 2 से अधिक हों, उसे समांगी मिश्रित किया जाता है। मतलब उसे समांगी मिश्रण किया जाता है और उसे विलयन कहते हैं। और समांगी विषय के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो जब किसी पानी में नमक या चीनी को घोला जाए, तो जैसे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, एक पानी लेते हैं एक नमक लेते हैं, अगर उसे हम घोल दें तो उससे जो पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे ही हम विलयन कहेंगे। यानी कि चीनी पानी जो हम या फिर चीनी पानी को घोल दें तो घोलने के बाद जो हमें प्राप्त होते हैं उसे ही हम विलयन कहेंगे। यानी पूरी तरह से उसमें घुल जाना या फिर संघट्य उसकी समान हो जाना, उसे ही हम विलयन कहते हैं। हमारा अगला हेडिंग है मोलरता। अब मोलरता क्या है? अब मोलरता की परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि कोई विलयन है, उसमें हम 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या में उसे वो कर दें। यानी कि कोई 1 लीटर आयतन होता है और उसमें हम विलेय पदार्थ ले लें और ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को ले लें, और उसमें जो मोलों की संख्या हम लेंगे उसे ही हम मोलरता कहेंगे, और जो मोलरता है उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसका सूत्र देख लें। तो सूत्र है m = n/v। v जो है वो लीटर में होगा, तो n जो है वो मोलों की संख्या है, तो n = W/m। तो अब जो m हमको ज्ञात करना है यानी मोलरता, तो m = हम कर सकते हैं W/m × v × 1000। तो मोलरता का जो होता है यही एक फॉर्मूला होता है और इसी पे न्यूमेरिकल्स लगते हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला हेडिंग है हमारा बॉयल का नियम। अब इस नियम में क्या कहता है तो आइए देखते हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर इसका सूत्र पूछ देता है। तो आइए देखते हैं। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कोई स्थिर ताप है और उसमें किसी विल्सन परासरण दाब, यानी कि कोई होता है वो विलयन होगा। विलयन का परासरण दाब जो है वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि स्थिर ताप के विलयन का परासरण दाब जो होता है वो उसके समान होता है तथा उसका जो आयतन होता है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो ये इसका सूत्र देखते हैं। तो P व्युत्क्रमानुपाती C यानी स्थिर ताप पर, तो V P व्युत्क्रमानुपाती 1/v। अब इसे हम लेंगे C = 1/v, यानी इस नियतांक को हटाने के लिए हमें C लेना होगा। अब इसकी जगह पे हमें जो फॉर्मूला डिनोट करना है वो होता है P = नियतांक, यानी हम व्युत्क्रमानुपाती को हटा के K लगाए हैं तो K × 1/v, या फिर हमें इसे लिख सकते हैं PV = K। K जो है हमारा नियतांक हो जाएगा। तो बॉयल का जो नियम है वो इसी प्रकार से हमें लिखना होता है। बहुत ही ईजी शब्दों में ये होता है। अब अगला हेडिंग है चार्ल्स का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। स्थिर आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके
परम ताप के समानुपाती होता है। यानी कि इसमें जो स्थिर आयतन होते हैं वो विलयन के परासरण दाब के परम ताप के समानुपाती होते हैं, यानी कि ये समान होते हैं। और इसका हो जाएगा आपका फॉर्मूला P व्युत्क्रमानुपाती T, जो कि स्थिर आयतन पर होता है, यानी कि इसका जो आयतन है वो होता है P व्युत्क्रमानुपाती T। इस नियतांक को हम हटाने के लिए लेंगे P इज इक्वल टू KT या फिर P/T इज इक्वल टू K, जहाँ पे हमारा K जो है वो नियतांक होता है। तो ऐसे ही चार्ल्स का नियम हम लिख सकते हैं। अगला हेडिंग है हमारा हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे समझने की कोशिश करिएगा। जब किसी विलायक में कोई वाष्पशील विलेय मिलाते हैं, यानी कि जो विलायक होता है उस पे हम एक वाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला देंगे, तो उसमें वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी हो जाती है। यानी कि उसके वाष्प दाब के साथ साथ उसके हिमांक, यानी कि उस पदार्थ के हिमांक में भी कमी आ जाती है, और हिमांक में आई इस कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं। तो जैसे कि कोई विलायक लेते हैं, उसमें से जो अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं उसका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है, और साथ ही साथ उसके हिमांक में भी कमी हो जाती है, और जिस पदार्थ में हिमांक की कमी होगी वो हिमांक अवनमन कहलाएगा। तो और इसे डेल्टा TF से व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू T2 माइनस T1, जो कि T1 जो है वो विलायक का हिमांक है और जो T2 है वो विलयन का हिमांक है। यानी कि विलयन में से विलायक को घटाना है इस फॉर्मूले में, यानी फिर इस सूत्र में। तो हिमांक अवनमन इसी को कहते हैं। चलते हैं अपने अगले हेडिंग पे। हेडिंग है विशिष्ट चालकता। अब ये विशिष्ट चालकता क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके फॉर्मूले भी ऑप्शनली क्वेश्चनों में या फिर किसी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध को हम इसमें रो से डिनोट करेंगे, के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि कोई चालक है, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो रो से डिनोट किया जाता है, और उसका व्युत्क्रम जो है उस चालक का विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो उसी के, यानी कि उसी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र हो जाएगा K इज इक्वल टू 1/ρ, और इसका हम मात्रक लिख देते हैं। मात्रक भी ऑप्शनली क्वेश्चन में ज़रूर आता है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो मात्रक है वो है ओम यूनिवर्स सेमी या फिर प्रति ओम सेमी। तो इन दोनों में से हम कोई भी इसका विमा लिख सकते हैं या फिर मात्रक लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया विशिष्ट चालकता। अब हम अगला हेडिंग देखते हैं। हेडिंग है ब्राउनी गति क्या होती है। तो जो ब्राउनी गति है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसे देखते हैं। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं, यानी कि कोई भी विलयन का जो कण है वो सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, यानी कि टेढ़ा गति करेंगे जिगजैग की तरह। इसी गति को ब्राउनी गति कहेंगे। तो जैसा कि इस डिफिनीशन में दे दिया क्लियर कि टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग की तरह एक फिगर बना सकते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति तो बहुत ही इजी वर्ड में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारा अगला हेडिंग है टिंडल प्रभाव। अब ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, और ये 10th में भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर उसमें से प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं, तो प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो जैसे कि कोई कोलाइडी विलयन है, उसे हम अगर अंधेरे कमरे में रख कर देखते हैं तो उसमें से जो प्रकाश की किरण निकलती है वो पुंज में प्रवाहित होती है।
यानी कि कोई भी जो विलियन है उसको हम अंधेरे में देखते हैं तो जैसे ही उसका प्रकाश आता है यानी चमकता है तो उसका पुंज जो है प्रवाहित होने लगता है। तो जो प्रकाश की दिशा है वो लंबवत देखने पर, जैसे कि अगर उस प्रकाश को हम सीधी तरह देखें लंबवत दिशा में तो वो शंकु के आकार जैसी दिखेगी, और जैसे ही शंकु के आकार जैसे दिखेगी वही हमारा टिंडल प्रभाव होता है, तो उसे ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। हमारा अगला हेडिंग है स्कंदन। स्कंदन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि स्कंदन क्या कहता है। जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाए, तो जो कोलाइडी कण हैं तो कोई भी कण पे आवेश तो होता ही है, तो उससे अगर आवेश हटा लिया जाए तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण करेंगे और वो एक दूसरे से एकजुट होकर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। तो जैसे हम कोई भी अगर पदार्थ लेते हैं या फिर कण, तो उसमें से जो उसका आवेश है यानी कि चार्ज अगर हम उस पर हटा दें तो जो कण उसमें बचते हैं यानी कोलाइडी कणों में से जो कण बचते हैं अगर वो अलग अलग कण हैं तब तो वो छोटे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो एकजुट हो जाएं यानी कि एक साथ मिल जाएं तो वो बड़े कण का निर्माण करते हैं। और जब बड़े कण का निर्माण करेंगे तो इसी प्रक्रिया को, जो चलती रहती प्रक्रिया है, उसे ही हम स्कंदन कहते हैं। तो आप इसे भूलिएगा मत कि स्कंदन किसे कहते हैं। तो हमारा अगला और लास्ट हेडिंग है अपोहन। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अपोहन क्या होता है, आखिर में इसे हम आज क्लियर करते हैं। जब अशुद्ध शाल को अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विपरीत हो जाती हैं तथा शुद्ध शाल थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को ही अपोहन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक अशुद्ध शाल है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से भरा है, यानी कि कोई अशुद्ध हम ले लेते हैं फिगर में अशुद्ध शाल, और वो जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से भरकर जल में एक पात्र में रखा गया है, यानी कि ये जो है वो उसमें जल है और इसको लटका दिया गया है। तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विपरीत हो जाती हैं, मतलब कि इसमें से जो भी अशुद्धियाँ हैं वो धीरे धीरे इसमें विपरीत होने लगती हैं तथा शुद्ध शाल थैली में शेष बच जाते हैं। तो जो नीचे इसे अगर हिट करते हैं तो जो इसके थाल बचते हैं वो थैली में ही रह जाते हैं और ये जो बाहरी जल है वो इसी का अवशोषण किया जाता है और इसी चलती रहती प्रक्रिया को हम कहेंगे अपोहन। तो अपोहन जो है इसी पर डिपेंड था, जल पे और अशुद्ध शाल पे। तो अपोहन सबसे इजी वर्ड में हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि जब अशुद्ध शाल को अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विपरीत हो जाती हैं तथा शुद्ध शाल थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को ही अपोहन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 10 टॉपिक कंप्लीट होता है टिप्पणी के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। मैंने 10 टिप्पणी आपको बता दिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में आप इसे एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते सवाल हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।